एमए उत्तरार्ध हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम गजानन माधव मुक्तिबोध को पढ़ते हुए 23वें पायदान पर आ चुके हैं। शुरुआत कविता की हम करते हैं आलोचकों से। पिछली बार हमने डॉक्टर जीवन सिंह के बतौर मुक्तिबोध की कुछ प्रवृत्तियों को, उनकी विचारधारा को और उनके माध्यम से कविता को समझने का प्रयास किया। आज हम राजस्थान के ही दूसरे आलोचक राजा राम भादु, जो साहित्यकार हैं, पत्रिका के संपादक हैं, उनके माध्यम से हम मुक्तिबोध को कुछ अलग तरह से समझेंगे। जैसा कि पिछली बार डॉक्टर जीवन सिंह ने जब अपनी पुस्तक लिखी मुक्तिबोध पर, तो उसका शीर्षक दिया मनस्वी कवि मुक्तिबोध, यानी मन को गहराई तक समझने वाले, मन के तल तक पहुंचने वाले वो कवि मुक्तिबोध। और पिछली बार हमने ये भी देखा कि अक्सर कवि सुंदरता की तुलना, सुंदर चेहरे की तुलना, नायिकाओं के सौंदर्य की तुलना अक्सर चांद से किया करते हैं। और इस मिथक को तोड़ने का प्रयास किया मुक्तिबोध ने, और उन्होंने सीधे सीधे अपने काव्य संग्रह का नाम जो रखा वो था चांद का मुंह टेढ़ा। यानी जिस चांद को लेकर के हम सौंदर्य की बात किया करते हैं, सदियों से करते आए हैं, और कभी उस लकीर को पीटता रहा, इस कवि ने उनको चुनौती दी और उस चांद के मुंह को टेढ़ा बताया। और इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये श्रृंगार से बहुत दूर मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाएं, समस्याएं, संघर्ष को ये अपना विषय बनाते हैं। और यही बात राजा राम भादु कहते हैं कि आपके आलोचनाओं में, काव्य संग्रहों में आत्म संघर्ष दिखाई पड़ता है और अभिव्यक्ति की खोज करते हुए दिखाई देते हैं मुक्तिबोध। अंधेरे में हम इस शब्द से रूबरू होने वाले हैं। वो कहते हैं कि आत्म संघर्ष और अभिव्यक्ति, इनकी कविता में ऐसे शब्द है जो बीज शब्द की तरह आते हैं, और आलोचना में भी ये बीज शब्द के रूप में है। कवि के जीवन को अगर हम देखते हैं, कवि के जीवन में झांकने का प्रयास करते हैं, तो ये जिस कला को जीते हैं, जिस जीवन को जी रहे हैं, उसमें भी वो कलात्मकता जीवन में भी दिखाई देती है। यानी आप उस कवि की तरह नहीं है जो नितांत कल्पना जीवी है और कल्पना के किले बना करके उसके दर्शन श्रोताओं को कराते हैं। इस तरह से नहीं, बल्कि ये संघर्ष में पाठकों को भी साथ लेकर के चलते हैं। हम कह सकते हैं कि कवि का जीवन ऐसा वास्तविक जीवन रहा है जिसमें कल्पना का सरोकार ज्यादा नहीं रहा, और ये जीवन को परिपूर्णता में जीने वाले कवि रहे। यानी दिखावे से दूर रहे, संघर्ष और जद्दोजहद में जीने वाले कवि रहे। और इन्होंने समाज में, श्रमिकों में, मजदूरों में, मध्यम वर्ग व निम्न वर्ग में ये चीज खास तौर से देखी है। और कई आलोचकों ने ये नोट किया, इस सवाल को उठाया है कि वैसे तो कवि दूरदृष्टा होता है, दूर की समझ रखता है, भविष्य में घटने वाली घटना को ये अपनी कविता के माध्यम से दिखा देता है। लेकिन
मुक्ति बोध के काव्य में न केवल अपने समाज का बोध है, अपने समकालीन होने का बोध है, बल्कि देश में चल रही उठापटक समस्याएं वहां तक ही सीमित नहीं, बल्कि आपके कविताओं में और यहां तक कि आलोचना में भी आप वैश्विक समस्याओं को भी मद्देनजर रखते हैं। और इसी कारण से समकालीनता का, इनके समय में जो चीजें हो रही थी, घट रही थी, जो समस्याएं उस वक्त दिखाई देती थी, केवल वहां तक सीमित नहीं थे, बल्कि ये आज भी समकालीन दिखाई देते हैं। यानी ये कवि ठीक वैसे ही जैसे कबीर को हम देखते हैं। कबीर हमारे आज के दौर में हम जो कुछ देखते हैं उन चीजों को उठाते हुए, उनसे मुठभेड़ करते हुए, उन धार्मिक रूढ़ियों से टक्कर लेते हुए कबीर हमारे समकक्ष, हमारे समाज के सामने आज भी वो ऐसे नजर आते हैं जैसे कबीर आज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही कभी मुक्ति बोध को समझने के लिए हम शॉर्टकट नहीं अपना सकते। इसके लिए हमें पाठक को भी, आलोचक को भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। कविता को हम उस तरह से नहीं समझ सकते कि हम कहीं से भी कोई पंक्ति उठाई और उसका अर्थ लगा लिया। संदर्भ बहुत पीछे छूट जाएगा, प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी बात की। हमें आमूल चूल कवि को समझने के लिए उनके समग्र कविताओं से गुजरना होगा। आपकी एक कविता जिसका शीर्षक है ब्रह्म राक्षस, और ताज्जुब तो ये है कि इसी शीर्षक से आपने एक कहानी भी लिखी है। दोनों ही कहानियों के माध्यम, यानी दोनों रचनाओं के माध्यम से हम ब्रह्म राक्षस के एक मिथक को समझ सकते हैं कि ये शीर्षक कविता में आया है और कहानी का भी रहा है। तो आप ये देखते हैं कि ब्रह्म राक्षस शब्द से ही एक रहस्य खड़ा हो जाता है कि आखिर ये किस अर्थ में है। यानी वो बुद्धिजीवी जो अपनी बौद्धिकता के बल पर, अध्ययन के बल पर बहुत कुछ अर्जित कर लेता है और उस ज्ञान के बोझ को लिए लिए जीता है, लेकिन किसी को वो देता नहीं है, और इसी कारण से वो ब्रह्म राक्षस कहलाता है। यानी ऐसा ज्ञानी पुरुष जो अपने ही साथ ज्ञान की गठरी को लिए चला जाता है, उसी बोझ के तले जीता है, उसके दर्द को बयां किया है। और ऐसा हम जब इस कविता और कहानी से गुजरते हैं तब हमें शिद्दत से ये महसूस होता है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए, समाज में रहते हुए, समाज के लिए कुछ करना ही चाहिए। हमारा वजूद केवल इसलिए नहीं है कि हम हैं और सिर्फ अपने लिए हैं। नितांत अपने लिए जीने वाला व्यक्तिवादी, पूंजीवादी मन, और ये पूंजीवादी दौर में यही हो रहा है खासकर। और इसी बात को डॉक्टर जीवन सिंह हो या कोई भी आलोचक, या डॉक्टर मैनेजर पांडे हो या राजा राम बहादुर, जब भी कलम चलाते हैं इस कवि पर, तो वो ये पाते हैं कि ये कवि उस अभिव्यक्ति की खोज करता है कि अंततः आदमी का जीवन क्या है और वो क्या पाना चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आलोचकों की निगाह में कवि मुक्ति बोध आज भी अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। अभी मैं यहाँ आने से पहले एक पत्रिका देख रहा था, अक्षर पर्व, जो 2017 में इनके 150वीं जन्म शती के अवसर पर विशेषांक निकाला गया था। वो विशेषांक पूरी तरह से मुक्ति बोध पर आधारित रहा है, जिसमें कई समकक्षों ने, कलमकारों ने कलम चलाई है। हम इस संदर्भ में फिर पुनः बात करेंगे। हम चलते हैं कविता
कविता को समझते हैं। और हम यहाँ थे, पिछली बार पढ़ रहे थे, उदरम्बरी बनभूतों की शादी में कनात से तन गए, दुखों के दागों को तमगो सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। ये वो स्थिति होती है कि हम अपने लिए ही जीते हैं और अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए हम क्या क्या नहीं करते, उदरम्बरी बन करके जीते हैं। यानी केवल उदरस्त करने के लिए हम अर्जित करते हैं। आखिर हम इतना कुछ जो अर्जित करते हैं उसके लिए हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, या हमें समझौते करने पड़ते हैं। उदरम्बरी बन भूतों की शादी में कनात से तन गए, यानी हमें उनके साथ दिखावा करना पड़ता है, उन सब के तलवे चाटने पड़ते हैं। यानी स्वाभिमान खत्म हो जाता है। हम अपना स्वाभिमान खत्म करके जीना सीखते हैं, यानी समझौता करते हैं, तब जाकर के ऐसा हो पाता है। और एक जिंदगी वो जिसमें दुखों के दागों को तमगो सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, यानी केवल अपने लिए अपने तय सोचने वाला व्यक्ति, दिन रात अगर कोई सोच है उसकी तो यह है कि मैं अपने लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे अर्जित करूं, अपना नाम ऊंचा कैसे करूं, और नाम ऊंचा करने में वो कितना ऊंचा रह पाता है, कहाँ खड़ा होता है। इस तरह की जिंदगी को कहा है कवि ने, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलगर। जैसे वो कहीं अगर है, अपने आप को पाता है, खुद का विश्लेषण करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं किसी मकान में नहीं, मकान के तलगर में जी रहा है, सांस ले रहा है। यानी वो इस तरह से नहीं जी रहा है जिसमें स्वाभिमान के साथ सीना तान करके खड़ा हो सके, बल्कि उसे अंततः पश्चाताप करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बताओ किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, बन गए पत्थर, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। देखिए, बेहद सीधे शब्द लगते हैं, लेकिन ये बहुत दूर की मार मारते हैं। यानी वो रहस्य खोल रहे हैं कि हम अंततः अंततः अपने आप को कहाँ पाते हैं और जिंदगी किस तरह से जी रहे हैं। बताओ, बताओ तो जाने कि हम किस किस के लिए, किस किस के लिए तुम दौड़ गए, करुणा के दृश्यों से हा मुंह मोड़ गए। हमने जिसके लिए जो कुछ करना था, वक्त पर हमें क्या करना चाहिए और क्या कर बैठते हैं। करुणा के दृश्यों से हाय मुंह मोड़ गए, यानी जहां पर हमें करुणा हमारे अंदर से प्रस्फुटित होनी चाहिए, करुणा जाहिर होनी चाहिए, दूसरे के हित में हमें अपने आप को वहां पर खड़े होना चाहिए। लेकिन जब ऐसे कृष्णा के दृश्य खड़े हुए तो हम मुंह मोड़ करके चल दिए, या उधर देखा ही नहीं और आगे बढ़ गए। ठीक वैसे ही जैसे हम सड़क से गुजर रहे हैं और जल्दी में हैं घर पहुंचने की में, पता चला कि वहां बहुत बड़ा एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हो गई है, कोई व्यक्ति प्यासा तड़प रहा है, उसे अस्पताल की दरकार है, हम उसे वैसा ही तड़पता हुआ छोड़ जाएं और पत्थर दिल होकर के वहां से निकल लें, और अपने स्वार्थ के लिए हम किस किस के पीछे नहीं दौड़ जाते। लेकिन जहां जरूरत होती है वहां पर हम अपना वक्त नहीं देते। ऐसे पत्थर दिल हुए जाते हैं, बनते चले जा रहे हैं, और ये पत्थर दिल होने का क्रमशः संख्या
बढ़ती जा रही है, यानी जो जो हम व्यक्तिवादिता की ओर बढ़ रहे हैं या एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। कल तक हम संयुक्त परिवार हुआ करते थे, परिवार में एक दर्जन भर लोग, रिश्तेदार, भाई बंधु साथ में रहा करते थे। परिवार में ऐसा लगता था जैसे एक मोहल्ला रह रहा हो। अब वहां पर सिर्फ पति पत्नी और उसके दो बच्चे, उसमें पिता के लिए भी जगह नहीं बची। इस तरह का एटमक परिवार, आणविक परिवार, एकल परिवार अब खड़े हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही मकान बनाए जा रहे हैं। आप ताज्जुब करोगे कि सामाजिक संरचना बदल गई है, मकान बनाने की शैली, रूप बदल गया है। नक्शा बनाने वाला भी जब नक्शा बनाता है तो ये पूछ लेता है कि आपको क्या BHK चाहिए, 2 BHK, 3 BHK, और अधिकतम 3 BHK बनाया जाता है, जिसमें यानी 3 बेडरूम। 3 बेडरूम का मतलब होता है पति पत्नी और बच्चे, यानी फिर भी पिताजी के लिए उसमें अपने ही पिता के लिए जगह नहीं बचती। इस तरह के फ्लैट आकार ले रहे हैं, बिक रहे हैं, सर्वाधिक रूप से 2 BHK। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सामाजिक संरचना, यानी शहर की, मोहल्ले की किस तरह से रूप बदल रही है। कल तक जो परिवार रहता था, घर जिसे कहते थे, जिसके चारों तरफ मकान होगा और बीच में पेड़ के लिए भी जगह होगी। आप आश्चर्य करोगे कि अब ऐसे बंगले बहुत कम है जिसमें बगीचे के लिए जगह होती है। लेकिन कल आप कितनी भी गरीब व्यक्ति को देखोगे, उसके भी घर में आंगन में एक नीम का पेड़ हुआ करता था। अब ऐसे सिमट करके एक के पास एक घर बनाए जा रहे हैं, जिसमें घर में तो नीम होना मुश्किल है, रोड पर भी इतनी जगह नहीं होती है कि वहां भी पेड़ लगाए जा सके। इस तरह से कि हम बदलते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दौड़ एक ऐसी अंधी दौड़ जिसमें बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत कम, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। यानी वो व्यक्ति, वो जो इस दौर में जी रहा है, उसके पास कतई वक्त नहीं है अगल बगल में देखने का, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, अपने रिश्तेदार हो या मित्र हो, सब कुछ दिखावे के रिश्ते रह गए। वो इस फिराक में रहता है कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा पाए। अगर बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, दुकान लगा रहा है, यहां तक कि अगर दूध बेच रहा है तो उसमें पानी मिलाया जाएगा, और मिठाई बना रहा है तो उसमें मिलावट की जाएगी, और अगर वो दुकान पर बैठा हुआ है तो मसालों में उसके रंग का कचरा मिला दिया जाएगा। यहां तक कि धनिया अगर गधे की लीद से मिलता है तो वो लीद मिलाई जा सकती है। इस तरह से हम व्यापार करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। यानी लेने वाली बारी जब आएगी तो हम अधिक से अधिक लेने का प्रयास करेंगे, ठग करके उसको, यानी ठगी अब हर जगह बढ़ती जा रही है। हम कहाँ पहुंच गए हैं। अभी अभी जब मैंने कविता की शुरुआत की थी तो डॉक्टर जीवन सिंह, राजा राम भादु का नाम लिया था, और राजा राम भादु जिस सवाल को उठा रहे हैं वो ये कविता कह रही है। और ये दोनों पंक्तियां इतनी सटीक है। जब मुक्तिबोध लिख रहे थे, आज से 55-60 साल पहले, वो आज भी कितना सटीक नहीं बल्कि ज्यादा है। वो पूंजीवाद के खिलाफ थे, वो पूंजीवाद अब अपना पर पैर पसारते पसारते फेल करके सब तरफ सर्वव्यापी हो चुका है। हर व्यक्ति पूंजी चाहता है, धन चाहता है। इसलिए इस कड़ी में वो बहुत बहुत ज्यादा लेना चाहता है और देता बहुत बहुत कम है। और ऐसे में क्या बचेगा, मर गया देश। यानी देश अगर न रहे तो उसे चिंता नहीं। आप इस पंक्ति के अर्थ में सिर्फ इतना सपाट रूप से नहीं समझ सकते। यानी देश को
देश किसका? हर व्यक्ति यहाँ का, हर नागरिक का ये दायित्व कर्तव्य बनता है कि वो देश के लिए कुछ करेगा। देशभक्ति का जज्बा भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर आजाद में हुआ करता था, सुभाष चंद्र बोस में हुआ करता था, गांधी जी में, जो देश के लिए कुर्बान हो जाते हैं। वो देश आजाद होने के बाद ये शपथ दिलाई जाती है कि हम देश के लिए कुछ काम आएंगे। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे देश के नागरिक होने के नाते जो देश के खिलाफ जाता हो। अगर हम सरकारी सेवा कर रहे हैं तो शपथ लेते हैं, अगर हम नेता है तो संविधान की शपथ लेते हैं, विधानसभा में खड़े होते हैं, पहली बार जाते हैं विधानसभा में प्रवेश करें या संसद में, जब पहली बार शपथ लेते हैं तो देश के नाम पर शपथ लेते हैं, कहते हैं मैं देश के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो देश के खिलाफ जाता हो। ये शपथ ली जाती है और ये पाया जाता है कि वो सरकारी सेवक सरकारी सेवा करने का जो दावा करता है, किसी भी मुकाम में, किसी भी महकमे में हो या मंत्री हो या संतरी, अधिकांश भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी में पकड़े जाते हैं। तो इसे कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। हाथी के जो दांत होते हैं बड़े बड़े लंबे, उससे वो खाता नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के हैं। खाने के दांत कुछ और होते हैं। इसी तरह से जब वो नेता संविधान की शपथ लेकर के ये कहता है कि मैं देश के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन हकीकत तब सामने आती है कि वो बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। शपथ ये ली थी कि मैं सब कुछ देश के लिए करूंगा, देश के नागरिकों के लिए करूंगा, समाज के लिए करूंगा, यानी दूंगा ज्यादा, लूंगा कम। लेकिन हो उल्टा रहा है, बहुत बहुत ज्यादा लिया, दिया बहुत बहुत कम। ये तब जब कवि लिख रहा था, और अब जब हम इस कविता को पढ़ रहे हैं, कितनी सार्थक है, कितनी सटीक है। और इसके निहितार्थ देखिए कि वो व्यक्ति जो शपथ ले रहे हैं वो ये नहीं कहते कभी भी, ये कहता है कवि, आलोचक, समीक्षक विचार करते हुए कहता है, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। यानी देश ही मर जाएगा तो तुम जीवित रह करके भी क्या करोगे। तो ये सवाल है हमारे सामने, हमारे जहन में, अपने गिरबान में झांकने का अवसर देती है कविता अंधेरे में। मुक्ति बोध की ये कविता पाठक को झिझोड़ करके रख देती है। ये सवाल उठाती है, सत्ता से सीधे सीधे सवाल करती है, या जो किसी अधिकार से, अधिकारी की हैसियत से जहां बैठे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकने का एक अवसर देती है। लो हित पिता को घर से निकाल दिया, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया, स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। अब आज हम ये देख रहे हैं कि वो किस हित में पिता को घर में नहीं रहने देता, यानी पिता जिसने घर बनाया है उसको भी घर से बाहर कर देता है। ऐसे लोग हुआ करते थे कम, लेकिन अब वृद्धाश्रम ये सूचना दे रहे हैं कि कभी वृद्धाश्रम जैसा शब्द, आश्रम शब्द भारतीय रहा है, वर्णाश्रम रहे हैं, चार आश्रम रहे हैं, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं था। ये वृद्धाश्रम हमें पाश्चात्य देशों की देन कहलाता है। और आज भारत में वृद्धाश्रम तहसील और जिले में खुलते जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो पिता के लिए भी घर में जगह नहीं बच रही है। इस स्थिति में आ गया है समाज। जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया। माँ, माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। हम तभी हैं, हम किसी की औलाद है, किसी ने हमें पाला है, वरना हम एक कदम भी
यानी दुनिया में आने के लिए माँ और बाप मुख्य रूप से जिनको श्रेय जाता है, तो बेटे बेटी का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अंततः माँ बाप को वो स्थान दे जो उनका हक बनता है। लेकिन हक उनका है, हक कर्तव्य बच्चों का है, लेकिन कभी कह रहा है जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया। माँ को इस तरह से हकाल दिया जैसे पशु को हकाला जाता है। किसान के खेत में जब आवारा पशु प्रवेश कर जाता है और फसल नष्ट करता है, तो ऐसे में डंडा मार करके उस पशु को हकाल दिया जाता है, लावारिस होता है वो पशु। इस तरह से, उस तरह से माँ को बाहर का रास्ता दिखा देता है वो पुत्र। किस तरह से स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया, भावना के कर्तव्य त्याग दिए, हृदय के मंतव्य मार डाले। हृदय जिसे कहते हैं, हृदय कहने का आशय यह है कि हृदय में करुणा होती है, हृदय में दूसरों का दर्द होता है, दूसरे के दर्द को समझने की अनुभूति हृदय में होती है, भावनाएं जन्म लेती है। और कर्तव्य तभी पनपते हैं, त्याग भी तभी होता है जब उसमें भावना प्रबल होती है, हृदय में इतनी गुंजाइश होती है। लेकिन ऐसे मंतव्य उद्देश्य ही नहीं रहा, बल्कि इस तरह के उद्देश्य को ही मार डाला गया है, मर चुका है वो व्यक्ति। यानी आदमी लगातार हृदय की दृष्टि से मरता जा रहा है। और उसके घर में, घर आलीशान है, घर महल जैसा है, और महल जैसे घर में कुत्ते का पालना जरूरी होता है। आप आश्चर्य करोगे कि उसमें घर वाले के माँ बाप रहे ना रहे, लेकिन एक कुत्ता जरूर होता है। और अगर गुंजाइश हुई तो जो दो चार कुत्ते भी होते हैं। वो किसकी सुरक्षा के लिए होते हैं? उस मालिक और मालिक के मकान, मकान मालिक की सुरक्षा के लिए कुत्ते पाल लिए जाते हैं, खुद के स्वार्थ के लिए। उसमें भावना नहीं रह जाती, भावनाहीन व्यक्ति इस तरह के कुत्तों को पालता है। और कुत्ता तब पाला जाता है जब घर में गुंजाइश नहीं होती है अपनों के रहने की। अपनों के रहने की गुंजाइश होती तो कुत्ते पालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपने ही घर की रक्षा कर सकते थे। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो बुजुर्ग वहां रह रहे होते, जैसा कि संयुक्त परिवार में होता है। संयुक्त परिवार का ह्रास, एकल परिवार का बढ़ना इस बात को साबित करता है कि पूंजीवाद अंततः अपने स्वार्थ के बल पर जीता है और स्वार्थ के महल खड़ा करता है। और स्वार्थ में वो कुत्ते पाल करके रखता है। घर जिसे जिस रिश्ते से बनता है वो वहां नहीं होते हैं। माँ बाप पहले ही बाहर के रास्ते दिखा दिए जाते हैं, उनको बाहर हकाल दिया जाता है पशु की तरह। और ये क्यों होता है? भावना के कर्तव्य त्याग दिए। त्याग यानी भावना को ही त्याग दिया। त्याग होना चाहिए। अपने पास जो कुछ भी है, जरूरत पड़ने पर हम निसंकोच तन मन धन से दूसरे की सहायता करते हैं, करनी चाहिए। ये बोध ही खत्म होता जा रहा है। और ये तथाकथित शिक्षित, तथाकथित अधिकारी, तथाकथित नेताओं में ये प्रवृत्ति बढ़ती हुई जा रही है। कवि की ये कविता हमें हॉन्ट करती है, उस दर्द पर उंगली रखती है कि हमारी मुख्य पीड़ा क्या है। चलिए, हृदय के मंतव्य मार डाले, बुद्धि का बहाल ही फोड़ दिया, तर्कों के हाथ उगाड़ दिए, अपने ही कीचड़ में धंस गए। अंततः आदमी कुछ भी कर ले, गलत रास्ते पर चल करके बेशक वो कहीं पहुंच सकता है, लेकिन अंततः वो कहीं पहुंचता नहीं है। बल्कि वो जहां पहुंचता है वो खुद का बनाया हुआ कीचड़ होता है। ऐसा तालाब जिसमें गंदगी है, बदबू मार रहा है, वो जो कुछ इकट्ठा किया उसने गलत रास्तों से, उस कीचड़ में खुद ही धंस करके रह जाता है। और उसके निकलने का रास्ता कुछ नहीं रहता। क्योंकि बुद्धि जो थी, जिस बुद्धि के बल पर उसने ये सब कुछ हासिल किया,
वो बुद्धि गलत रास्ते पर थी। यानी खुद के सिर सिर यानी भाग्य भाग्य को ही फोड़ दिया बुद्धि के बल पर। यानी उसने बुद्धि को भी उस रास्ते पर लगाया जिस रास्ते पर चल कर के वो बहुत कुछ हासिल करता है, और उसके साथ खाने पीने उठने बैठने वाले कथित चमचे जो उसकी प्रशंसा करते हैं उसके सामने, और पीठ पीछे कुछ भी कहे लेकिन सामने उसकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे स्वार्थी, ऐसे चमचे लोग नहीं समझने देते और उसकी बुद्धि को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। तर्कों के हाथ उखाड़ दिए, हाथ को जड़ों से ही उखाड़ के रख देना। यानी वो ऐसे तर्क सुनेगा ही नहीं, यानी ऐसी बात सुनेगा नहीं जो सही है, बल्कि अपने पक्ष में ऐसे तर्क गढ़ लेता है। और ऐसे लोग उसके आसपास होते हैं जो ये कह देते हैं कि यू आर राइट माई डियर, आप बिल्कुल सही हो, आप सही रास्ते पर हो। ऐसे कहने वाले उसके आसपास लगातार इकट्ठे होते जाते हैं, और वो ऐसे लोगों के बीच में घिर करके एक दिन अपने आप को महसूस करता है कि अपने ही कीचड़ में धंस करके रह गया है, अब वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। और यही कारण है, विवेक मार डाला स्वार्थ के तेल में, आदर्श खा गए, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, निजत माँ पे है बेचैन, क्या करूं किससे कहूं। विवेक जिसे कहते हैं वो विवेक भी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देता। विवेक उसे कहते हैं सही क्या है और गलत क्या है। आप लगातार बुद्धि के बल पर ट्रेनिंग लेकर के, शिक्षा अर्जित करके नौकरी पाते हैं, और उसमें फिर गलत रास्ते के चुन करके फिर आप अर्जित करते जाते हैं। वो विवेक आपका काम नहीं कर रहा होता है। इसे कहते हैं विवेक को मार डालना और डाल देना उस स्वार्थ के तेल में। आदर्श खा गए, यानी आदर्श थे, आदर्श है तो दिखाने के लिए, आदर्श केवल है उस पर चला नहीं जाता। इस तरह से वो कहें कि आदर्श को वो खा चुका होता है, खत्म कर चुका होता है। आदर्श अब उसके पास सिर्फ दिखाने के लिए, कहने के लिए, करने के लिए नहीं, उसका कोई आदर्श ही नहीं है। अभी भी अगर आप कहेंगे कि गांधी जी जगह जगह हर चौराहे पर देश में मूर्ति के रूप में आपको दृष्टिगोचर हो जाएंगे, हर चौराहे पर गांधी जी अपनी लकड़ी लिए हर चौराहे पर खड़े नजर आते हैं दिन रात, और नेता हजारों की भीड़ में गांधी जी का नाम लेकर के यहां तक कि गांधी जी के रास्ते पर चलने की बात करेगा, लेकिन उस आदर्श को सिर्फ करने के लिए नहीं, बताने के लिए और कहने के लिए। ऐसे लोगों के लिए कहा गया आदर्श खा गए, आदर्शों को ही खा चुके होते हैं। इसलिए अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, निजत्व माप है बेचैन, निजत्व माप है बेचैन, क्या करूं किससे कहूं। ऐसे में वो जो थोड़ा समझदार है, जो विचारवान है, वो जिसका निजत्व बचा हुआ है, वो नितांत बेचैन है, परेशान है, हैरान है, बेचैनी में इधर उधर भाग रहा है, और जाए भी कहाँ जाए। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां पर वो घर बना करके रह सके, उनके बीच जाकर के कह सके, बता सके। वो कहता है अब ऐसी स्थिति में, ऐसी सूरत में मैं करूं तो क्या करूं, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जाकर के कहूं, या मेरे मन की फरियाद किससे कहूं, ऐसा सुनने वाला भी नहीं है। कहने के लिए सुनने वाले बिठा रखे हैं, अधिकारी अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं, कार्य लगातार कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, फाइलें सरकती नहीं है बिना उस पर वजन रखे। नारद जब
एक ऑफिस में जाकर के कहता है कि ये फाइल, वो कागज चाहिए जो आपके ऑफिस कार्यालय की फाइल में बंद है। तो कहते हैं कागज तो उड़ गया, वो कागज पे वजन नहीं था। तो बोलते हैं कि इसमें वजन रख दिया होता, तो बोलते हैं कि आपकी वीणा है, ये वीणा रखी जा सकती है, इस वजन से भी काम चल जाएगा। तो नारद नहीं समझते कि उसकी वीणा को रखने से और वो कागज जो उड़ता रहता है वो कैसे बच जाएगा। इस तरह से ये कही जाती है बात। वो कहता है कि क्या करूं, किससे कहूं, ऐसा सुनने वाला नहीं है जिसको सुनाया जा सके। वो जो सुनते हैं वो स्वार्थ से सुनते हैं। वो आगे कहता है, किससे कहूं, कहां जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। वैदिक ऋषि सुनसेफ के व्यक्तित्व अपना ही, अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में, पागल था दिन में, सिरपिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। हाय हाय उसने भी ये क्या गा दिया, ये उसने क्या नया ला दिया। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई जगह नहीं बची है। कभी एक उज्जैन नगरी हुआ करती थी जहां का राजा बड़ा ईमानदार था, न्याय करता था, और न्याय मांगने वहां जाते थे। आज की सल्तनत, आज की सत्ता दिल्ली में है। तो वो कह रहा है कि कभी उज्जैन जाते थे तो वहां न्याय मिल जाता था, आज अगर हम दिल्ली जाएं तो क्या न्याय मिल जाएगा। कहाँ जाऊं, यानी पीछे जाऊं या आगे जाऊं, न्याय अब पीछे जाने से मिलने से रहा। और आज हमें कहीं से भी ऐसी उम्मीद नजर नहीं आती कि दिल्ली जाने से न्याय मिल सकता है। वैदिक ऋषि सुनसेप के व्यक्तित्व अपना ही, अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में। वो कविता का नायक जो अंधेरे में शुरुआत में हमें दिखाई दिया था, और उसे वो व्यक्तित्व अपना ही अक्ष जैसे दिखाई दिया हो, या अपने से खोया हुआ, वही उसे अकस्मात मिलता था रात में। अक्सर वो 2-3 बार उसे दिखाई दिया था जुलूस में, तालाब के किनारे, दीवार पर गिरते हुए पलस्तर से बनने वाला वो चेहरा। इस तरह से जहां भी वो दिखा था वो उसका ही चेहरा था। मिलता था रात में, पागल था दिन में, सिर फिरा विक्षिप्त मस्तिष्क। हाय हाय उसने भी ये क्या गा दिया। यकायक जब उसे सुनाई देती है आवाज, कोई गीत सुनाई देता है, तो ऐसा लगता है कि उस गीत में बहुत कुछ ऐसा है जो उसके दिल को, जिस पर घाव हो चुका है, उसको राहत प्रदान कर रहा है। ऐसा गीत उसे सुनाई देता है। हाय हाय उसने भी ये क्या गा दिया। इतने दिनों बाद जो गीत सुनाई दिया है वो दर्द को सहला रहा है, उस घाव को हरा कर रहा है, या घाव की भरने की उम्मीद इस गीत में है, या उसे राहत दे रहा है मन को, या उसने क्या नया ला दिया, ऐसा क्या दिखा दिया उसने ला करके कि उसे राहत मिलती है। वो जिसे सारी दुनिया दिन के वक्त पागल कहती है, वो जब भी दिखाई देता है सिर फिरा है, और जब कभी बात करता है तो लगता है विक्षिप्त होगा, यानी पगलाया हुआ सा है। ऐसी बातें करता है जो व्यावहारिक नहीं है। दुनियादार जो व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति में दुनियादारी नहीं होती, उसे लोग पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। यानी वो दुनियादार, वो जो अपने लिए, अपने अपने ही हित में सोचता हो, अपना घर बनाता हो, उसे पत्नी ठीक आदमी कहती है। और जो ऐसा नहीं करता, पत्नी उसे सिरफरा या पागल कहती है। इसलिए कहा है पागल था दिन में। वो जो दिन भर इधर से उधर घूमता हुआ दिखाई देता है, उसे लोग पागल कह करके सिरफरा कहते हैं, पगलाया हुआ कहते हैं, सटका हुआ कहते हैं। हाय हाय उसने भी ये क्या गा दिया। और जो अब ये भी गाया है, इससे तो विश्वास नहीं होता है कि लोग उसे पागल किस बिना पर कह रहे हैं। ये उसने क्या नया ला दिया, यानी जो मेरे सामने अभी रखा गया है, जो प्रस्तुत किया है, ये एकदम नया है। सोचने पर मजबूर करता है। इस तरह से ये कविता हमें दोनों तरफ खड़ा कर देती है। प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया
किसी छाया मूर्ति सा समकक्ष स्वयं के। होने लगी बहस और लगने लगे परस्पर तमाचे। छी पागलपन है, वृथा आलोचन है। गलियों में अंधकार भयावह, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ है। हमने पिछली पंक्तियों में ये मार्शल लॉ देखा था, जो यकायक लगा दिया जाता है। सत्ता अपने हित में, जनता के विरोध में मार्शल लॉ लगाती है। सत्ता को बचाने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। और वो नायक ये कह रहा है कि ये मार्शल लॉ किसी के लिए नहीं लगाया गया, सत्ता जनता के लिए नहीं लगा रही, मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ उन लोगों को रोकने के लिए जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो देश हित में आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए मार्शल लॉ जो लगाया गया था वो मेरे लिए ही है। या वो सोच रहा है कि मार्शल लॉ ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जिसके लिए लगाया गया है। प्रत्यक्ष मैं खड़ा हो गया, यानी वो जो पागल दिखाई देता है, नायक कह रहा है कि वो जो सामने दिखाई दे रहा है, लोग कह रहे हैं कि पागल है, लेकिन नहीं, वो ऐसा लगता है कि प्रत्यक्ष मैं ही खड़ा हो गया हूं। वो मैं ही हूं, वो किसी छाया मूर्ति सा समकक्ष स्वयं के, जैसे दर्पण के सामने खुद खड़े हो गए हों। होने लगी बहस और फिर विचार विमर्श होता है कि सच क्या है। लगने लगे परस्पर तमाचे, और बहस जब होती है तो पता चलता है कि सच को तमाचे जड़ दिए जाते हैं। सच वहां बुरी तरह से रौंदा जाता है, सच को वहां हर तरह से दबाया जाता है। छी पागलपन है, वृथा आलोचन है। ऐसा लगता है कि सब कुछ, सारा कुछ एक तरफा हो रहा है। लोग अपने ही लिए जिए चले जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि कल क्या बचा रहेगा अगली पीढ़ी के लिए। पागलपन किसे कहा जाएगा? अगर आप लगातार देश का विकास करना चाहते हैं, लगातार देश के विकास के लिए आप जमीन से पानी, भूमिगत पानी को उलीच देना चाहते हैं, आप लगातार तेल के कुएं खोद करके अपने ऐशो आराम के लिए गाड़ियों में फूंक देना चाहते हैं, जमीन में छुपे हुए हीरे जवाहरात, सोने चांदी, कीमती पत्थर निकाल निकाल करके अपने महलों में लगा देना चाहते हैं, ये विकास होगा। आप सड़कें चौड़ी कर देना चाहते हैं, पेड़ काट करके, पेड़ को हटा करके, पुराने पेड़ों को उखाड़ करके नए पेड़ लगा नहीं पा रहे हैं, जंगल लगातार कट रहे हैं। आप ऐसा विकास चाहते हैं, इसे हम छी पागलपन है। और जब भी ऐसी बहस होती है जिसमें मुख्य मुद्दा होता है पर्यावरण बचाने का, और पता चला कि देश अमेरिका जो विकास का एक मकाम हासिल कर चुका है और विकास की बात करता है, वो पर्यावरण की हरितमा की बात नहीं करता, पर्यावरण कैसे बचेगा, बल्कि वो दूसरे देशों से कोयला निकाल करके, कीमती पत्थर निकाल करके मंगवा रहा है और अपने यहां लगवा रहा है, दूसरे देशों का पर्यावरण बिगाड़ करके अपना विकास कर रहा है। ऐसे छोटे छोटे देश पर्यावरण की कीमत पर उन महान देशों के लिए अपना त्याग कर रहे हैं। ये क्या है? पागलपन के सिवा वृथा आलोचना है। और अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसको वृथा ही आलोचना कह करके नकार दिया जाता है। इसलिए गलियों में अंधकार भयावह है। कविता के शुरू में अंधेरा था, कविता के मध्य में याद दिलाता है कवि कि कितना भयावह अंधकार है। अंधकार सिर्फ रात का अंधेरे का नहीं है, बल्कि सोच समझ का, और हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, हम क्या वाकई में सही है, ये सवाल उठना चाहिए। और ऐसी बात जब उठती है तो उसे देशद्रोही कह करके, वृथा आलोचन कह करके चुप करा दिया जाता है। छी पागलपन है, ये कह करके बंद कर दिया जाता है।
गलियों में अंधकार भयाव है। ऐसे में गलियां अंधेरे में डूबी हुई है और उन गलियों में अंधेरा फैला हुआ है। गलियों तक गज बजा रहा है वो अंधेरा मानो मेरे कारण ही लग गया मार्शल लॉ है। और जो मार्शल लॉ यानी आवाज उठाता है उसके लिए मार्शल लॉ थोप दिया जाता है, यानी आवाज को बंद कर दिया जाता है। और मार्शल लॉ अंत में उस अवस्था में लाया जाता है जब सत्ता ये नहीं रोक पाती जन विद्रोह को, जनता की आवाज को, तब मार्शल